जब लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जेल के अंदर से अपनी दहशत का साम्राज्य चलाता है, या जब दाऊद इब्राहिम का काला पैसा दिल्ली के व्हाइट कॉलर बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, तो उन्हें बचाने कोई शूटर नहीं आता। वहां एंट्री होती है फिक्सर की। वो शख्स जिसके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि एक काली डायरी होती है। वो डायरी जिसमें दिल्ली के रसूखदारों के नाम और उनकी कमजोरियां दर्ज होती है। और उसके पास उससे भी बड़ी जो चीज होती है वो है दिल्ली के इन आलीशान बंगलों के अंदर उन दीवारों के कान खरीदने का हुनर। इन्हें न्यूज चैनल्स पर लॉबिस्ट या कंसल्टेंट कहा जाता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की अंधेरी जुबान में इनका एक ही नाम है, द फिक्सर। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर हम उसी व्हाइट कॉलर सिंडिकेट का पूरा काला चिट्ठा खोलने वाले हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और ईडी की चार्जशीट में दर्ज कड़वा सच है। याद कीजिए प्रेम जैन या सुकेश चंद्रशेखर जैसे नाम, जिन्होंने जेल के अंदर से ही 200 करोड़ की उगाही कर ली। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है उस इकोसिस्टम की वजह से जिसे ये फिक्सर्स पालते हैं, तैयार करते हैं। आपको याद होगा सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा महाठग जो जेल के अंदर बैठा था, लेकिन उसने वहीं से 200 करोड़ रुपए की उगाही कर ली। ईडी की 2022 की चार्जशीट साफ कहती है कि सुकेश ने तिहाड़ के अधिकारियों को हर महीने करोड़ों की रिश्वत दी। जेल की वो सेल उसके लिए कोई कैद नहीं थी, बल्कि उसका प्राइवेट ऑफिस था, जहां से वो सरकार के बड़े मंत्रियों की आवाज निकालकर लोगों को लूटता था। और ये सिर्फ एक सुकेश की बात नहीं है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था कि गुड़गांव की फेमस रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के प्रोमोटर्स चंद्रा ब्रदर्स ने तिहाड़ जेल के अंदर अपना सीक्रेट कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखा था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि 32 जेल अधिकारी उनकी पेरोल पर पलते थे। इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर पावर, जहां सजा सिर्फ गरीबों के लिए होती है और अमीरों के लिए जेल ना एक वर्क फ्रॉम होम सेटअप बन जाता है, जहां वो जेल के अंदर से ही अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं। चार्जशीट से नाम हटाना हो, कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलवाना हो और जेल में बैठे डॉन को मखमली ऐशो आराम पहुंचाना हो, ये इनका पोर्टफोलियो है कि ये सारे काम करवा देंगे, बस पैसा आना चाहिए। यहां तक कि इनकाउंटर को कैंसिल करवाना, यानी इनकाउंटर लिस्ट से नाम हटवाना तक इनके लिए आसान होता है। ये वो लोग हैं जो कानून नहीं तोड़ते, बल्कि कानून के शब्दों के बीच से रास्ता निकालते हैं, कानून के दाव पेच के बीच के किसी लूप होल को पकड़कर अपना जो मकसद होता है उसको पूरा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि दाऊद और बाकी इंटरनेशनल गैंग की मदद भी यही लोग करते हैं। कैसे होती है इसका नमूना अभी मैं आपको दिखाता हूं। महादेव ऐप वाले मामले में, महादेव ऐप एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म जो दुबई से चलता था। हजारों भारतीय इस पर दांव लगाते थे और हर दिन करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। दुबई में बैठे ऑपरेटर्स सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन असली खेल था उस पैसे को भारत में सफेद करना। यही एंट्री होती है दिल्ली के फिक्सर्स की, जो हवाला के जरिए करोड़ों रुपए बड़े अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाते थे। बदले में मिलता था प्रोटेक्शन, जांच को धीमा करना, केस फाइलों को दबा देना। 2023 में ईडी ने एक कुरियर को पकड़ा था। कुरियर मतलब आप कोई सामान मत समझिएगा, कुरियर कई बार वो लोग होते हैं जो इन लोगों के लिए काम करते हैं। तो 2023 में ईडी ने एक कुरियर पकड़ा था, असीम दास। उसके बैग से बरामद हुए थे 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद। यहीं से खुलना शुरू हुआ पूरा नेटवर्क। डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड ने बता दिए कि पैसा कहां से और किसके पास गया। यही है डिजिटल एविडेंस की ताकत। कैश तो चल सकता है, लेकिन सर्वर पर दर्ज एंट्री कभी नहीं मिटती।
दिल्ली के फिक्सर्स दुबई में बैठे लोगों के लिए हवाला का रूट तैयार करते हैं। ईडी की जांच में मिले करोड़ों के कैश ये साबित करते हैं कि अंडरवर्ल्ड का डिजिटल पैसा इन्हीं फिक्सर्स के जरिए सिस्टम में एंट्री लेता है। अब यहीं ठहरकर सोचिए जरा, जब दुबई से दाऊद का सिंडिकेट बेटिंग का जाल बिछाता है तो दिल्ली के गलियारों में बैठा फिक्सर इसी तरह उसे प्रोटेक्शन देता है। ये वो डिजिटल हाईवे है जहां पैसा क्रिप्टो में चलता है और इंसाफ के फाइलों में दब जाता है। ये फिक्सर्स वो पुल हैं, वो ब्रिज हैं जो जेल में बंद मुजरिमों और बाहर की दुनिया के बीच रास्ता बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फिक्सिंग कोर्ट रूम में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल के बंद कमरों में होती है, जहां एक फाइल पर साइन होने की कीमत करोड़ों में तय की जाती है। सीबीआई और ईडी की 2019 की जांच से पता चलता है कि दीपक तलवार नाम के एक कॉर्पोरेट फिक्सर ने सीधे सरकार के सिविल एडिशनल मंत्रालय की नीतियां ही बदलवा डाली। जब जांच में ये सब सामने आया तो उसे दुबई से भारत डिपोर्ट करके लाया गया, क्योंकि वो भाग चुका था। इसी दीपक तलवार जैसे लोग इस फाइल फिक्सिंग के उस्ताद माने जाते थे। इन जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक गैंगस्टर वकील की 1 करोड़ की फीस कैसे भरता है? वो चाहे कोई भी गैंगस्टर हो जो जेल में बंद होते हैं और अपने वकील को मोटा मोटा फीस देते हैं। कैसे? यहां रोल आता है शेल कंपनियों का। वो कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर है लेकिन जिनके जरिए अंडरवर्ल्ड का काला पैसा वाइट होकर बड़े बड़े चैम्बर्स तक पहुंचता है। ये वो सिंडिकेट है जहां दाऊद का पैसा और बिश्नोई की दहशत मिलकर दिल्ली के इंसाफ को खरीदने की कोशिश करते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के बड़े बड़े शहरों के इंसाफ को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस सिंडिकेट को कोई रोक नहीं सकता है क्या? इस कहानी में हीरो कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या पुलिस वाला नहीं है। इस व्हाइट कॉलर जुर्म का दुश्मन है डिजिटल एविडेंस। और इसे बाहर कौन लाता है? कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट जो किसी मामले के पीछे पड़ जाते हैं। तो इन रसूखदारों के फोन कॉल्स, बैंक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते करते कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सब कुछ सामने आ जाता है और उसके बाद एक्टिव होती है जांच एजेंसियां। असल मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो खबरों की दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में असली हीरो यही लोग होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो या फिर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, जो हम लोगों की तरह टीवी पर या किसी बड़े बड़े चैनल पर दिखते नहीं हैं, लेकिन ये इस दुनिया के फ्रंटमैन होते हैं जो अपनी जांच से सच को बाहर निकालते हैं। फिर हम जैसे तमाम जितने भी लोग होते हैं उस रिपोर्ट के आधार पर आपको कहानियां सुनाते हैं। तो हमें उन हीरो को भी भूलना नहीं चाहिए जो इन जैसे काले कारनामों को बाहर लाने में अपनी हर कोशिश करते हैं। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब इन फिक्सर्स का घड़ा भरा है तो किसी विसल ब्लोअर या लीक हुए डाटा की वजह से ही फूटा है। जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट, ये विसल ब्लोअर होते हैं एक तरह से, और उनकी वजह से ही इनके काले कारनामे बाहर आते हैं। जैसे नीरा राडिया टेप्स ने पहली बार देश को दिखाया था कि कैसे कॉरपोरेट लॉबिस्ट सरकार के फैसले बदलवा सकते हैं। आज की तारीख में ईडी और साइबर सेल्स इन्हीं डिजिटल पैरों के निशान का पीछा करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट होता है ना क्राइम का, उनका पीछा करते हैं, क्योंकि कैश छिप सकता है लेकिन क्रिप्टो और बैंक सर्वर पर दर्ज एंट्री कभी नहीं छिप सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बीते जमाने की बात है तो रुकिए। 2024 में ही सीबीआई ने दिल्ली के एक बड़े कंसल्टेंट के ठिकाने पर छापा मारा था। बरामद हुए 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़, जिनका कोई हिसाब नहीं था। यह सिलसिला थमा नहीं है, बस चेहरे बदल गए हैं। दिल्ली की सत्ता में एक पुरानी कहावत मशहूर है, सुना होगा आपने फिल्म के डायलॉग में भी, कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन इन सबूतों को देखने के बाद सच तो ये लगता है कि यहां दीवारें सिर्फ सुनती नहीं हैं, वो फिक्स भी करती है। सुकेश चंद्रशेखर हो या यूनिटेक ब्रदर्स, ये चेहरे तो सिर्फ मोहरे हैं, असली आर्किटेक्ट तो वो करप्ट इकोसिस्टम है जो उन्हें जेल के अंदर भी राजा बनाकर रखता है। याद रखिए, जब एक गरीब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है ना, सिर्फ 5,000 रुपए की चोरी, तो उसे हथकड़ी लगती है।
लेकिन जब एक फिक्सर 500 करोड़ का खेल खेलता है तो उसे सलाहकार कहा जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि फिक्सर कौन है, असली सवाल ये है कि एक डेमोक्रेसी में जहां इंसाफ हर किसी का हक होना चाहिए, वहां ये हक बिकाऊ कैसे बन गया, कैसे ये इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा है, कोई देखने वाला क्यों नहीं है। जब तक हम इस व्हाइट कॉलर सिंडिकेट को सिर्फ स्मार्ट बिजनेस मानते रहेंगे, तब तक कानून की तराजू टेढ़ी ही रहेगी। मैं हूं पंचम प्रकाश और आप देख रहे थे क्राइम कनेक्ट। अगर आपको लगता है कि इस नेक्सस पर और गहराई से बात होनी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी कहानी अंत तक देखते हैं। तो अब आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है ये भी जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप वो लोग कौन हैं जो मेरी कहानी को अंत तक देखते हैं और कहाँ से है। अगली कहानी में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।